इस वीडियो में सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में एनएलएम बोलते हैं। 3 लॉ है, सबको पता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया एक मास का प्रॉपर्टी है जो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो कम, मास होगा तो कम रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है, मोशन को चेंज नहीं होने देगा, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता है। सबको मालूम है, ये फोर्स के बारे में बताता है, लेकिन सिर्फ क्वालिटेटिवली बताता है, क्वांटिटेटिव नहीं बता पाता है। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है वही तुम्हारा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं फिजिकल टू एम में। पर जो सेकंड लॉ है यही सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये है असल में डेफिनेशन। फोर्स जो है वो लीनियर मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और असल में लीनियर मोमेंटम पे नहीं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम पे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, मोमेंटम धीरे से चेंज होगा तो फोर्स कम लगेगा। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, तो एफ को dp/dt लिख सकते हैं। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है, जहाँ पे p लीनियर मोमेंटम है, p जो है वो mv के बराबर है। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें यहाँ, तो f इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ mv, और इसको डिफ्रेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल लगा के और चेन रूल लगा के, तो एक बार m को बाहर किए, v को डिफ्रेंशिएट किए टाइम के साथ, फिर एक बार v को बाहर किए, m को डिफ्रेंशिएट किए टाइम के साथ। तो ये मेरे पास फोर्स का एक डेफिनेशन आया, जहाँ पे dv/dt जो है वो एक एक्सीलरेशन है, और dm/dt चेंज इन मास है। जनरली मास कांस्टेंट होता है, पर ये एक जनरल फार्मूला है। अगर मास जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तब उस केस में dm/dt का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। या फिर ऐसा हो कि v मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो, तो रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। रिलेटिविटी में मास इंक्रीज होता है, पर अगर वेलोसिटी बहुत छोटा हुआ तो dm/dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा f इज इक्वल टू m dv/dt, जो कि ma हो जाएगा। और ये कौन सा फोर्स है? तो ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास टाइम एक्सीलरेशन के बराबर, पर कब? जब मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तब फिर ये लिख सकते हैं। थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन को बताता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही थर्ड लॉ है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे होता है, सबको पता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं एफबीडी बनाना सीखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाए? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है न्यूटन का लॉज को यूज़ करने के लिए, सेकंड लॉ यूज़ करने के लिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक टेबल पे, ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इस पे हम लोग एफबीडी जब बनाएंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग बनाना होगा एफबीडी, और ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास के जैसा ट्रीट करना है। उस पे लगने वाला, सिर्फ उस पे लगने वाला फोर्स को शो करना है, वो किसी और पे लगा रहा है उसको नहीं शो करना है। जैसे इस ब्लॉक का अगर बनाए, तो ब्लॉक को एक पॉइंट मास ट्रीट कर लिए, ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे के तरफ mg, और ऊपर के तरफ इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये m के लिए बनाए हैं, इस वाले के लिए बनाए हैं, तो ये है इसका एफबीडी। अगर हम सिर्फ टेबल का बनाए, तो टेबल पे यही वाला एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, जो कि नीचे की तरफ लगेगा, n लगेगा। ऊपर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगा, पर जो ये बॉडी है, जो टेबल है, उस पर नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लेते हैं, इंक्लाइन ले लेते हैं सरफेस, और वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का,
अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कांटेक्ट जहाँ भी हो रहा वहाँ से परपेंडिकुलर लगता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। सरफेस से क्या लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक mg नीचे लगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर सिर्फ इस वेज पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना हुआ तो वेज पे जो है नीचे की तरफ इधर ऊपर की तरफ इस पे लगा था ब्लॉक में, तो वेज में नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लगेगा। अब वेज का अगर मास दिया हुआ है तो उसका mg कैपिटल mg नीचे की तरफ लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वेज का मास कैपिटल M है तब। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। अगर मेरे पास एक एटवुड मशीन या पुली मास सिस्टम है तब कैसे बनाएंगे, तो मान लो एक पुली है जो कि कनेक्टेड है किसी सपोर्ट से, यहाँ से दो स्ट्रिंग पास हो गया, एक तरफ मास m1 लगा दिए, एक तरफ m2 लगा दिए। अज्यूम करते हैं m1 इज ग्रेटर दैन m2, तो इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक m1g नीचे लगेगा और इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करता है, खींचता है अपने तरफ, तो एक टेंशन लगा, इस पे बनाएंगे तो एक m2g नीचे की तरफ लगेगा और यहाँ भी एक टेंशन लगेगा T। अगर रस्सी लाइट है और पुली जो है वो मासलेस है और कोई फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों एंड का टेंशन सेम होगा, अदरवाइज डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टेंशन ऊपर लगा। ओवरऑल ये बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, तो इधर का एक एक्सीलरेशन a मान लेते हैं और ये कंस्ट्रेंड मोशन है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। अगर इसको x डिस्प्लेस करें तो ये भी ऊपर की तरफ x ही डिस्प्लेस करेगा, फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट दो बार करेंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब यहाँ से एक्सीलरेशन इसका नीचे आ रहा है, इस वाले का ऊपर आएगा, ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर इस पर न्यूटन का लॉज लगाया जा सकता है। नेट फोर्स निकालेंगे तो बड़ा फोर्स को छोटा फोर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओवरऑल अगर नीचे एक्सीलरेशन है तो ज़रूर m1g जो है वो टेंशन से बड़ा होगा, तब तो नीचे आएगा। तो लिख सकते हैं m1g माइनस टेंशन इक्वल्स टू m1a। यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएं, नेट फोर्स निकालें, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए डिफरेंस निकालें। फिर वो किसके बराबर होगा, जिसका भी हम न्यूटन लॉ लिख रहे हैं उसका मास इंटू उसी का एक्सीलरेशन। इसका लगाएंगे न्यूटन का लॉ तो इस पर क्या होगा, इस पर टेंशन बड़ा होगा क्योंकि ओवरऑल ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन है, तो ये बड़ा है और ये छोटा फोर्स है और एक्सीलरेशन ये है, तो नेट फोर्स लिखेंगे तो T माइनस m2g जो कि किसके बराबर होगा, m2a के बराबर होगा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो यहाँ से देखो क्या होगा, T कैंसिल हो जाएगा और अगर g कॉमन ले लिए तो ये बना m1 माइनस m2 और यहाँ से a कॉमन ले लिए तो बचा m1 प्लस m2। यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा g m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा इस सिस्टम का। वैसे ही पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। अगर पुली का बनाया जाए तो पुली को मासलेस अज्यूम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से इसको खींचेगा T टेंशन से स्ट्रिंग, ऊपर में जो कांटेक्ट है यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो n किसके बराबर हो जाएगा, T प्लस T के बराबर, मतलब n 2T के बराबर आ जाएगा। अब इस पे T निकाल सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a का, तो ये जो टेंशन है 1 या 2 किसी में भी पुट करो टेंशन आ जाएगा।